हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट। जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं और उनके क्या इम्पैक्ट रहे। ये टॉपिक आपके हर एग्ज़ाम में, जम्मू एंड कश्मीर के हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं महाराजा के टाइम से लेके आज तक, और जो हमारे लैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा, म्यूटेशन, नकल लेने जाते हैं पटवारी के पास, जी इंतकाल की नकल दो, गिरदौरी की नकल दो, मिसल हकीयत, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। आप लेक्चर को बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। हम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है पहले देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का क्या क्या कवर किया है हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, प्रजा परिषद मूवमेंट, जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन इंडिया के साथ, टर्म्स कंडीशंस और उसकी कंट्रोवर्सीज, आर्टिकल 370 35A जिसने स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू एंड कश्मीर को, और उसके बाद एब्रोगेशन ऑफ 370 और उसकी इम्प्लीकेशंस। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का किया विद ऑल अमेंडमेंट्स, ठीक है। उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स डिटेल में कवर किए, डोमिसैलिटी को डिटेल में कवर किया। फिर हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया जिसमें हमने सेंटर स्टेट रिलेशंस किए, दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का, इंदिरा शेख अकॉर्ड 1974 का, राजीव फारूक अकॉर्ड 1986 का। उसके बाद हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कवर किए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का, 1958 का, 1965 का। इसके बाद 1972 का ऑर्डर भी हमने कंप्लीट किया, और 2019 के दो इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी हमने कवर किए। कौन कौन से? 272 एंड 273, जिन्होंने 370 को एब्रोगेट किया, ठीक है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर देखा जम्मू एंड कश्मीर का, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को देखा हमने। उसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 का भी हमने डिटेल में कवर किया। फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट की, जिसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का एवोल्यूशन देखा, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम देखा, जिसमें हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे डोमिनेंट रहता है, उसके काजेज क्या थे और कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। फिर हमने आइडियोलॉजीज और प्रोग्राम्स देखे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीजेपी के, पीडीपी के और कांग्रेस के, ठीक है। एक स्टूडेंट मैसेज कर रहा था कि सर आपने आईएनसी पढ़ा दिया है, आईएनसी तो सिलेबस में नहीं है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी को ही कहते हैं, कांग्रेस को। कांग्रेस का पूरा नाम है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स ऑफ मार्जिनल ग्रुप्स को हमने डिटेल में देखा, जिसमें हमने वुमेन, दलित्स, ट्राइब्स में हमने जो नए 4 ट्राइब्स ऐड हुए हैं उनको भी डिटेल में पढ़ा। पहाड़ी एथनिक ग्रुप, पाडरी ट्राइब, कोली, गदा, ब्राह्मण। फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट एंड रीसेटलमेंट एंड स्टेट रिस्पांस या गवर्नमेंट रिस्पांस को भी डिटेल में कवर कर लिया है। आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है इश्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स, जिसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 82 होने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहां तक आए। आज का लेक्चर है लैंड रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट्स। मींस क्या पूछना चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लैंड रिफॉर्म्स और जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उनके क्या इम्पैक्ट हुए, ठीक है। 1947 से पहले हमें आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या था? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो लैंड थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूडल लैंड लॉर्ड के पास थी,
जगीरदार्स के पास थी, जमींदार्स के पास थी। ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन थी वो लैंडलेस पीजेंट्स थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे, वो टिलर्स थे। मींस जो लैंड लॉर्ड थे, मालिक जमीन के लैंड लॉर्ड थे, तो लैंड लॉर्ड मालिक थे और आगे जो जमीन के ऊपर काम कर रहे थे वो थे टिलर्स, कल्टीवेटर्स या पीजेंट्स, फार्मर्स, किसान। वो मालिक नहीं थे, वो आगे उन्होंने लेबर पे रखे हुए थे। कौन सी लेबर थी? फोर्स लेबर, जिसमें हैवी टैक्स सिस्टम था। मींस जमीन का मालिक जो है वो बैठा है बड़ी सिटीज में, जम्मू, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बड़े बड़े शहरों में वो फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी थी और उनकी जमीन देख रेख के लिए, कल्टीवेशन के लिए कुछ गरीब लोगों को दी हुई थी, जिसमें वो उनका गुजारे के लिए थोड़ा बहुत कुछ उनको दे देते थे। बाकी सारे का सारा प्रॉफिट जो था वो लैंडलॉर्ड्स के पास था। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड्स की जमीन आगे जगीरदार्स या जमींदार्स देख रहे थे और जमींदार्स, जगीरदार्स जो थे वो फोर्स लेबर करवाते थे, जोर जबरदस्ती मजदूरी करवाते थे गरीब लोगों से। इससे क्या था? इससे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कल्टीवेटर्स का, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्स का, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था टेनेंट का। तो ये हाल था रूरल इकोनॉमी का। फिर क्या होता है? उसके बाद 1932 में हमें पता है, 1932 में हमें पता है जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है। 1939 में नाम बदल के जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले मुस्लिम्स के राइट्स की बात करती थी, अब उन्होंने 1939 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, एक सेकुलर पार्टी बनी। 1944 में न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो को अडॉप्ट किया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था लैंड टू टिलर कंसेप्ट ऑफ शेख अब्दुल्ला। लैंड टू टिलर्स, कि हम अगर पावर में आएंगे, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, सेकुलर पार्टी है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है फार्मर्स का, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है टिलर्स का, कल्टीवेटर्स का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये लैंड जो है ये कल्टीवेटर्स को दी जाए जो काम कर रहे हैं खेतों में। ठीक है, इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर लैंड रिफॉर्म्स आए और ये लैंड रिफॉर्म्स मोस्ट रेडिकल लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव थे पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में अभी ऐसा आइडिया नहीं आया था। ठीक है, और जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज हो रही थी लैंड की ओनरशिप को लेके, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की ठान ली शेख अब्दुल्ला ने और उनके लैंड टू टिलर के कंसेप्ट ने। ठीक है, दीज रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड मेनली, ये कब कब इंप्लीमेंट हुए? 1948 में जब शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से लेकर 1976 तक ये लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुए। बट आपको पता है 1953 में तो शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया जाता है, जेल हो जाती है, उसके बाद ये बेल पे आते हैं। फिर आपको पता है 1958 में इनके ऊपर कश्मीर इंसर्जेंसी का कश्मीर कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज किया जाता है। 1959 में ये केस फाइल होता है। मींस 1958 में कश्मीर कॉन्स्पिरेसी का केस फाइल होता है, 1959 में ट्रायल स्टार्ट होते हैं, लंबे ट्रायल चलते हैं और 1964 तक ये केस चलता है। 1964 में हमने देखा था नेहरू ये केस को वापस ले लेते हैं। तो शेख अब्दुल्ला तो इन चीजों में फंसे हुए थे, तो लैंड रिफॉर्म कौन ला रहा था? ठीक है, इसका मतलब एक लैंड रिफॉर्म लाया होगा शेख अब्दुल्ला ने 1953 से पहले और दूसरा लाया होगा 1974 के बाद। क्यों? 1974 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच में अकार्ड होता है और 1975 को शेख अब्दुल्ला को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। उसके बाद ही ये चीजें की होंगी ना, तो ये आपने याद रखना है क्योंकि हम ये सब कवर कर चुके हैं। तो क्या हुआ, ये इंप्लीमेंट कब होते हैं? 1948 और 1976 के टाइम के बीच में। एग्जैक्ट टाइम क्या था वो हम आगे देखेंगे। कौन करता है? शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट। इससे क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ? इससे जो एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिफरेंस था, मींस कहते हैं कि 70% लैंड जो थी
जम्मू एंड कश्मीर की वो सिर्फ 7% लोगों के पास थी। तो जो इतने ज्यादा लोग थे, लगभग 80% जो लोग थे वो गरीब थे, उनका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस लो था। तो इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से कहीं ना कहीं इन सब लोगों का सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेटस अपग्रेड हुआ। आगे हम देखेंगे कैसे। देखते हैं हम कौन कौन से ऐसे की लैंड रिफॉर्म्स थे। सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला लैंड रिफॉर्म था बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट 1950। कौन कौन क्या है? बिग लैंडेड मींस जिनके पास ज्यादा लैंड है, स्टेट जिनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसको हम खत्म कर देंगे। कब? 1950 में। इस एक्ट का नाम आपने याद रखना है। फर्स्ट एक्ट कब आता है? 1950 में। कौन लेकर आता है? शेख अब्दुल्ला। क्या नाम था? बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट। बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट। ठीक है, बिग लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950 में आता है। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में। शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में एक ऐसी चीज ला रहे थे जो यहाँ के लैंडलॉर्ड्स ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। क्या एम था? रेडिकल रिफॉर्म लाना लैंड की ओनरशिप को लेकर। ठीक है, इसने क्या किया? इसने ट्रांसफॉर्म किया सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जम्मू एंड कश्मीर का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पूरे तरीके से बदल दिया। इसने एम्पावर किया पीजेंट्स को, एम्पावर किया टेनेट्स को, एम्पावर किया टिलर्स को, एम्पावर किया एक्चुअल जो कल्टीवेटर थे लैंड के, और इसने फ्यूडलिज्म की रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया। ठीक है, की फीचर्स देखते हैं डिटेल में, आपको समझ आ जाएगा ये क्या है। की फीचर्स क्या क्या थे? सबसे पहले इन्होंने लैंड ओनरशिप की एक सीलिंग तय कर दी। क्या? कि जिसके पास 182 कनाल्स मींस अप्रोक्सीमेटली 22.75 एकड़ जमीन है, 182 कनाल्स अगर आपके पास लैंड है तो आप उसके मालिक हैं, आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये याद रखना, 182 कनाल या 22.75 एकड़्स। अगर आपके पास इतनी जमीन है तो आप उसके मालिक हैं, स्टेट आपके साथ, गवर्नमेंट आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगी। इससे ऊपर अबव एनी लैंड अबव सीलिंग 182 से ऊपर जितनी भी लैंड होगी वो सरप्लस गिनी जाएगी और उसकी मालिक सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, और सरकार आपसे वो जमीन ले लेगी और आपको बदले में कोई कंपनसेशन नहीं देगी। सरकार क्या करेगी? सरकार इस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी टिलर्स में। जो उस लैंड में आपने कल्टीवेटर रखे हुए हैं, जो एक्चुअल कल्टीवेटर हैं, आपके लिए खून पसीना बहा रहे हैं, आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे या सिर्फ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत अनाज दे रहे हो, हम उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सरप्लस लैंड वाज ट्रांसफर्ड टू एक्चुअल टिलर्स विदाउट पेमेंट। ना तो उनसे टिलर से पेमेंट ली जाएगी, ना लैंडलॉर्ड्स को पेमेंट दी जाएगी। अब जो टेनेट्स हैं, जो जिनको आपने रेंट पे जमीन दी हुई है, जिनको आपने आगे नौकर रखा हुआ है, अब मालिक वो होंगे, वही कल्टीवेट करेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। किसको बोला? लैंडलॉर्ड्स को। इससे क्या हुआ? एबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डशिप। लैंडलॉर्डशिप खत्म, जमींदारी सिस्टम खत्म। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जिनके पास 182 कनाल से ज्यादा जमीन है वो खत्म। लैंडलॉर्ड्स लॉस्ट ओनरशिप कंट्रोल अवर टेनेट्स। जो उनके मजदूर थे, जो उनके नौकर थे, अब वो बन गए हैं मालिक और वही करेंगे प्रोडक्शन, और वो टैक्स देंगे सरकार को, ना कि लैंडलॉर्ड्स को। लैंडलॉर्ड्स ने जागीरदार रखे होते थे जिनको टैक्स देते थे। जो भी कमाया, सपोज करो 100 टन किसी जमीन में 100 टन चावल होते हैं, लेट अस सपोज, तो उसमें से 80-90 टन जो है वो लैंडलॉर्ड्स के लिए ले जाता है जागीरदार। तो उसमें से कुछ वो खुद लेता है और कुछ देता है वो लैंडलॉर्ड को। लेकिन जो एक्चुअल कल्टीवेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको 10 टन भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो उससे उसका गुजारा कैसे चलेगा? तो लैंडलॉर्डशिप खत्म, जागीरदारी सिस्टम खत्म। ठीक है, अब मालिक कौन होंगे? टिलर्स, कल्टीवेटर्स, टेनेट्स।
कंपनसेशन दी? नहीं, ना तो कंपनसेशन लैंडलॉर्ड्स को दी और ना ही पैसा लिया टीलर से, फ्री में उनको जमीन दे दी। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे थे, मौके पे मालिक वो थे। ठीक है, अब मौके पे मालिक कौन है, इसके लिए कौन सी नकलें होती हैं, गिरदौवरीज क्या होती हैं, इंतकाल क्या होते हैं, ये सब भी हमने एंड पे कवर किए। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई इंटरमीडिएट होगा जैसे पहले होते थे। पहले एक तो कल्टीवेटर था, एक लैंडलॉर्ड थे जो मालिक थे, तो बीच में जागीरदार हुआ करते थे, बीच में मिडिल मैन हुआ करते थे जो उनसे काम करवाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अब कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। अब एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ ये कल्टीवेटर्स हैं, टिलर्स हैं। तो कल्टीवेटर्स ने अनाज उगाया और उसका कुछ परसेंट जो टैक्स है वो दिया डायरेक्टली सरकार को। तो कोई मिडिल मैन नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, डायरेक्ट लिंक है सरकार के बीच में और कल्टीवेटर्स के बीच में। तो कितना एडवांस रिफॉर्म था उस टाइम के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? सोशल जस्टिस देना, इकोनॉमिक इक्विटी लाना, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म करना, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे जो एक्चुअल में मेहनत करते थे उनको एम्पावर करना, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। इम्पैक्ट क्या हुए? कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए होंगे, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लैंडलॉर्ड सिस्टम खत्म हो गया, जो गरीब किसान थे उनको बेनिफिट हुआ, वो एम्पावर हुए। एक रास्ता मिल गया कि कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का। इससे एग्रेरियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला और पूरे इंडिया के लिए एक मॉडल बन के सामने आया जिसको पूरा इंडिया इस्तेमाल कर सकता है और लैंडलॉर्डशिप को खत्म कर सकता है। ठीक है, चैलेंजेस भी थे इसमें, लिमिटेशंस भी थी। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उन्होंने रेजिस्ट किया, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, रेजिस्ट तो करेंगे। काफी जगह इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो गया, लोगों ने रेजिस्ट किया, मारपीट हुई, कुछ लीगल केस कोर्ट में चले गए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम इससे रही। लेट अस सपोज कुछ लैंडलेस लेबरर हैं, कुछ ऐसे लेबरर हैं जो जिनके कब्जे में कोई लैंड नहीं है और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उनको तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना, उनका क्या होगा? और जो शहरों में लैंड रिफॉर्म्स थे, ये लैंड रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ रूरल एरिया में थे, अर्बन लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इस एक्ट को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1950 में हो रहा है। देखो, इंडिया में इलेक्शन 1951 में इलेक्शन होके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो 1951 से आएगी। 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली एप्लीकेबल होगा। तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो शेख अब्दुल्ला लैंड रिफॉर्म ला चुके थे जम्मू एंड कश्मीर में। इसने क्या किया? एक सोशियो पॉलिटिकल चेंज लेके आया बड़े लेवल पे जम्मू एंड कश्मीर में। और शेख अब्दुल्ला का जो सपना था, जो 1944 के कश्मीर मैनिफेस्टो में जो उसने बात की थी, वो आज लगभग 6 सालों के बाद उसने लैंड टू टिलर के कंसेप्ट को प्रैक्टिकलिटी में लेकर आया। ठीक है, चलिए, ये था पहला एक्ट 1950 का। 1950 के बाद 1953 में शेख अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया जाता है। वो सब हम पढ़ चुके हैं। जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद 6-7 साल वो जेल में रहते हैं, जमानत पे आते हैं। फिर उनके ऊपर 1958 में उनके ऊपर कश्मीर कंस्पिरेसी केस फाइल किया जाता है। इसके ट्रायल स्टार्ट होते हैं 1959 में। तो शेख अब्दुल्ला इन चीजों में उलझ जाते हैं। ठीक है, वो हमने कश्मीर कंस्पिरेसी केस डिटेल में देखा। 22 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे शेख अब्दुल्ला। कब से कब? 1953 से लेके 1974 तक ये बाहर रहेंगे। ठीक है, 75 में दोबारा आएंगे। ठीक है, तो इस दौरान तो कोई लैंड रिफॉर्म नहीं हुए। इस दौरान जो लैंड रिफॉर्म हुए थे कुछ S-432, LB-6 और चीजें, वो हम एंड पे आगे देखेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं, वो भी मैंने कवर किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म था जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट 1976। ये 76 में कैसे आया? 1974 में इंदिरा शेख अकॉर्ड होता है। हमने देखा 1964 में जो
केस था वो इंडियन गवर्नमेंट वापस ले लेती है, कश्मीर कंस्पिरेसी केस, ठीक है। उसके बाद इंदिरा शेख अकॉर्ड होता है 1974 में, और शेख अब्दुल्ला को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर का विदाउट इलेक्शन। कांग्रेस अपना जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, माफी चाहता हूं, गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी वो 1947 से लेके 1965 तक रही थी। 1965 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चेंज कर दिया था चीफ मिनिस्टर, और सदर रियासत को बदल दिया था गवर्नर में। तो जम्मू एंड कश्मीर के पहले ये प्राइम मिनिस्टर थे जब हटाए थे, और 1975 में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं विदाउट इलेक्शन। कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट गिरा देती है और अपने चीफ मिनिस्टर को हटा के इनको चीफ मिनिस्टर बना देती है विदाउट इलेक्शन। फिर ये क्या करते हैं, ये लेकर आते हैं एक साल के बाद जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म 1976। ये दोनों रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, बिग लैंड वाला 1950, और दूसरा शेख अब्दुल्ला के सत्ता में दोबारा आने के बाद एक साल बाद 1976 वाला। ये तो दो भूलने ही नहीं है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, ठीक है। मींस यहां से जो 70% क्वेश्चन इसी से आएंगे, बाकी हम आगे भी देखते हैं। तो ये क्या था, ये भी शेख अब्दुल्ला ने लाया, 1975 में पावर में आए और 1976 में लेकर आए। लैंड सीलिंग को और कम कर दिया। पहले कितनी थी, जिसके पास 182 कनाल लैंड है वो तो मालिक है, उससे ऊपर वाला जो भी है वो मालिक नहीं होगा, उसका वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, उससे ऊपर वाली लैंड उसके टीलर्स में, उसके कल्टीवेटर्स में, ठीक है। 1976 वाले रिफॉर्म में इन्होंने बोला कि 100 कनाल होगी सीलिंग, 100 कनाल से ऊपर जितनी भी लैंड है या 2.5 एकड़ के ऊपर जो भी लैंड है वो जो है वो हम आपने जो किराएदार रखे हैं, जो टेनेंट्स रखे हैं, हम उनको देंगे मालकाना हक, ठीक है। क्यों, इस टाइम में काफी सारे लैंडलॉर्ड जो थे वो बड़े बड़े शहरों में निकल चुके थे, पीछे यही टेनेंट्स थे जिनको वो रेंट पे लैंड देकर खुद चले जाते थे। तो उन्होंने बैन लगा दिया, प्रोहिबिट कर दिया एब्सेंटी लैंडलॉर्डशिप पे, ठीक है। इससे क्या हुआ और क्या किया, स्ट्रेंथन रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स, प्रोवाइडेड ओनरशिप टू एक्चुअल टीलर्स, ठीक है। फर्दर इन्होंने लैंड सीलिंग को कम किया और कंसोलिडेट कर दिए टेनेसी के राइट्स, टेनेट्स के, जो उसके ऊपर किराएदार होते हैं ना, जो रेंट पे जिनको लैंड दी होती है कि ठीक है अगर 100 किलो अनाज होगा तो 20 किलो आप रख लेना, बाकी हम लेंगे। तो वो कौन होते हैं, वो टेनेट्स होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, टीलर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे क्या है, इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। जैसे हमने 1950 वाले के देखे, ओनरशिप राइट किसको मिलता है, टीलर्स को मिलता है। The act transferred ownership rights to landless cultivator and tillers who are actually working on land. तो land to tiller स्लोगन को आगे इन्होंने अफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया इसके द्वारा। फिर से लैंड सीलिंग क्या होगी अब, 100 कनाल या 100 कनाल होगी, ठीक है, या 2.5 एकड़, ठीक है। यहाँ 12.5 रखा है, ये आप चेक कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना कि हाँ ठीक है। यहाँ होगी, इसमें थी 22.75 एकड़ और इसमें 12.5 है, ना 2.5। मैंने गलत बोला है, यहाँ मैंने गलती से 2 बोल दिया, ठीक है। 100 कनाल होगी लैंड सीलिंग या 12.5 एकड़, उससे ऊपर वाली सरप्लस होगी और वो सरकार की है, सरकार देगी किसको, टीलर्स को, कल्टीवेटर्स को। कंपनसेशन, यहां भी कंपनसेशन नहीं दी गई, बट कुछ केस जो थे जुडिशरी में गए, तो अगर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो थोड़ी बहुत ही कंपनसेशन उनको मिली, वैसे नहीं मिली। और क्या हुआ, जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे उसके ऊपर टोटली बैन लगा दिया, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, ये कहां कहां एप्लीकेबल नहीं था। ऑर्किड्स, जो बगीचे वगैरह है ना, सेब वगैरह के बगीचे हुए, सेब वगैरह के बगीचे हुए, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मंदिर मस्जिद वगैरह को अगर लैंड दी हुई है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास लैंड है, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इनके पास या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास अगर 500, 1000, 2000 कनाल जितनी भी है, उसके ऊपर ये रिफॉर्म
नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, और क्या हुआ इसे, जो ये टेनेसी थी इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया। आप कोई भी किसी को रेंट पे देके लैंड बाहर नहीं जाएगा, जो कल्टीवेट करेगा वही मालिक है। ठीक है, इंपैक्ट क्या हुए इसके, रेडिकल लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और 4.5 लाख जो टेनेट्स थे वो बने मालिक। फ्यूडल स्ट्रक्चर को और बर्बाद कर दिया, डिसमेंटल कर दिया, इनइक्वालिटी को और कम कर दिया। और इसने क्या किया, शेख अब्दुल्ला की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसको और पॉलिटिकली मजबूत कर दिया। और आगे आपने देखा, हमने डिटेल में पढ़ा कि कैसे फिर से शेख अब्दुल्ला पावर में आए थे इलेक्शन के बाद, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या सिग्निफिकेंस थे, मोस्ट इफेक्टिव एग्रेरियन रिफॉर्म था ये भी इंडिया का, मेजर स्टेप्स था सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्विटी और रूरल एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है, तो ये थे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंड रिफॉर्म। इसके बाद हम देखते हैं जब शेख अब्दुल्ला जेल में थे और सेंटर की सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट चल रही थी, तब भी कुछ लैंड रिफॉर्म आए थे, तो उनके बारे में देखते हैं। ये आज के टाइम में भी इंपॉर्टेंट है। आज भी जम्मू एंड कश्मीर के कोर्ट्स में हर तीसरा लैंड का केस आपको यही मिलता है। आपने सुना होगा जनाब हमारा केस है LB6S432 का, LB6S432 क्या है ये LB6 और S432, आज आप पटवारी बन जाएंगे। ठीक है, LB6 1958 में आया था। LB6 कब आया, 1958 में। क्या है ये LB6 ऑफ 1958, LB लगान बिल नंबर 6, लगान का बिल नंबर 6 जिसको LB6 कहते हैं, आया 1958 में, इसलिए इसको कहा जाता है LB6 ऑफ 1958। लगान बिल नंबर 6 LB6, ये एक गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर था, जो 1958 में ये सर्कुलर सरकार ने निकाला, जो रिकॉग्नाइज्ड करता था राइट्स ऑफ टेनेट्स को, नॉन ऑनर्स को, हु हैड बीन कल्टीवेटिंग स्टेट ऑन लैंड। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर टेनेट्स तो बचे नहीं थे, तो ये क्या है। तो देखो, पहला तो 1950 में आया एक्ट, दूसरा 1976 में आया। इसके बीच में कुछ ऐसी लैंड थी जो सरकार की लैंड है। जैसे सपोज करो आप जम्मू शहर में रहते हो, तो जम्मू शहर के आसपास खाली जमीन आज भी बहुत सारी पड़ी हुई है, आपने वो कब्जा कर ली, उसके ऊपर खेतीबाड़ी स्टार्ट कर लिया। लैंड तो वो सरकार की थी, तो सरकार ने देखा कि अच्छा सरकार की जमीन है और ये लोगों ने कब्जा की हुई है, तो इसका कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने LB6 निकाला, लगान बिल नंबर 6 1958 का। ये एक सर्कुलर था। इस सर्कुलर ने क्या बोला, इसने बोला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को, पटवारीज को, के लैंड की इंस्पेक्शन करो, कौन कौन सी गवर्नमेंट जमीन पे कौन कौन से फार्मर्स या कल्टीवेटर बैठे हैं, उनको जाके देखो। तो देख के क्या करो, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करो, बस। ये ओनरशिप राइट नहीं दे रहा, याद रखना। LB6 जो था 1958 का, वो ओनरशिप राइट्स नहीं दे रहा था, मालकाना हक नहीं दे रहा था। वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहा था कि पोसेशन किस किस की है। जिस जिस की पोसेशन है उससे क्या करेगी सरकार, लगान लेगी। लगान मींस रेंट लेगी। ठीक है, आगे देखते हैं किसने इशू किया था, गवर्नमेंट J&K रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 1958 में। ठीक है, 1958 कैसे याद रखेंगे, जो कश्मीर कंस्पिरेसी केस था 1958 में फाइल हुआ था। ठीक है, 1958 में ये सर्कुलर आता है, किस पे लागू है, जो लोग सरकारी जमीन के ऊपर कल्टीवेट कर रहे हैं। कब से, खरीफ 1956 से। खरीफ 1956 से। खरीफ क्या होता है, जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं हम, यहाँ कल्टीवेशन 2 सीजन्स में होती है, एक तो गर्मी में होती है, एक सर्दी में होती है, विंटर में होती है। जो सिंपल तरीके से याद करने के लिए बोल रहा हूँ, टेक्निकल चीजों में नहीं घुसना। जम्मू कश्मीर में आपको पता है फसलें, एक तो अभी फसलें लगी हुई हैं, मक्की की फसल लगी है, ये गर्मी की फसल है, ये खरीफ की फसल है, इसको कहते हैं खरीफ की क्रॉप्स। सर्दियां फिर से आएंगी, सर्दियों के टाइम में आप क्या लगाओगे, मक्की काटोगे, तो मक्की के बाद आप क्या लगाओगे, कनक लगा दोगे, वीट लगा दोगे, तो वीट जो है वो आ जाएगी आगे रबी क्रॉप्स। ऐसे आपने सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, मींस समर गर्मियों की फसलें, खरीफ
सर्दियों की फसलें रबी। क्यों? यहाँ टेक्निकली नहीं बोल रहा, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड्स में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पटवारी एंट्रीज करते हैं वो खरीफ और रबी को देख के करते हैं। जो आपकी गिरदौवरी होगी वो खरीफ और रबी पे डिपेंड होती है, आगे हम देखेंगे ये क्या है। ठीक है, तो 1958 में ये आया और इसने बोला कि लास्ट ईयर मींस रबी 1957 से जिसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है उसका हमें डाटा लेकर आओ। इसने ओनरशिप नहीं दिया, सिर्फ ये देखा कि खरीफ 1957 से लैंड का पोसेशन, सरकारी लैंड का पोसेशन किस किस के पास है। लिस्ट बन गई, डिटेल हो गई, और उस डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्री हुई उसने बोला कि हाँ जी गिरदावरियां एंटर कर दी हैं, पोसेशन जो है सरकारी जमीन की पोसेशन फलाने फलाने पर्सन के पास है, फलाने फलाने टेनेंट्स के पास है। ये टेनेंट्स अब सरकार को लगान देंगे, लगान बोले तो रेंट देंगे, लगान मूवी है ना, देखी हुई है ना, तो रेंट देंगे। इनके नेम्स जो थे वो इंटर हो गए और इनके नाम पे कितनी कितनी जमीन है ये चीजें इंटर हो गई। मतलब काश्तकार कौन है, इस कल्टीवेटर्स को कहते हैं काश्तकार। जम्मू एंड कश्मीर के जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कहते हैं काश्तकार, जो उर्दू में है। आगे हम बात करेंगे कि उर्दू में होने चाहिए या नहीं। काश्तकार, तो काश्तकार कौन है? कल्टीवेटर। 1958 का LB 6 कहता है कि जाओ पटवारियों जाके देखो सरकारी जमीन के ऊपर कौन कौन काश्तकारी कर रहा है, कौन कौन कल्टीवेटर है। ठीक है, LB 6 ने टेम्परेरी रिकॉग्नाइज किया कि कौन सी लैंड किसके पास है, ये मालिकाना हक, ओनरशिप राइट नहीं देता, याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 साल के बाद LB 6 कब आया? 1958 में। इसके 6 ईयर के बाद एक और ऑर्डर आता है सरकारी, इसमें 6 नहीं, इसके 8 ईयर के बाद, 8 ईयर के बाद एक और ऑर्डर आता है जो आता है 1966 में। इस ऑर्डर का नाम है S432 ऑफ 1966। LB 6 ऑफ 1958। 8 साल के बाद आता है S432 ऑफ 1966। ये क्या है? ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। स्टैंडिंग ऑर्डर 432 या इसको शॉर्ट में कहते हैं S432। ये क्या था? ये फॉलो अप डायरेक्टिव था जो 1966 में इशू हुआ था। किसका फॉलो अप? पहले वाले का। किसका फॉलो अप? ये था इसका फॉलो अप, LB 6 का। LB 6 ने सिर्फ इतना बोला कि किसके पास कौन कौन सी जमीन है, जिसके पास जो सरकारी जितनी जमीन है उसके हिसाब से वो सरकार को लगान पे करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है, रेंट पे करेगा। आगे चीजें गई। 8 साल के बाद S432 आया। S432 कब आया? 1966 में। ये क्या है? स्टैंडिंग ऑर्डर है, फॉलो अप ऑर्डर है जो LB 6 के 8 साल के बाद आया है, और ये देगा ओनरशिप राइट। मैं यहां ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये ओनरशिप दा राइट देगा। इस एक्ट ने बोला कि 1958 में जो हमने एंट्रियां की थी, जिसमें हमने बोला था खरीफ 1957 से जो सरकार की जमीन पे बैठा है और कल्टीवेशन कर रहा है उसकी हमें डिटेल दो, तो डिटेल दे दी थी। इसके 8 साल के बाद मींस 1966 में जो 1956 खरीफ से लेकर आज तक सरकार की जमीन के ऊपर बैठा है, सरकार की जमीन पे कल्टीवेशन कर रहा है, और उसकी एंट्री LB 6 लगान बिल 6 1958 में हो चुकी है। तब से आज तक 1 साल भी उसने वो लैंड नहीं छोड़ी और टाइम टू टाइम उसने लगान पे किया है। हम उसको मालिक बना रहे हैं, हम उसको ओनर बना रहे हैं। तो क्या थे फीचर? इसने LB 6 के टेनेंट्स को, किराएदारों को फुल मालिक बना दिया। किसने ये ऑर्डर पास किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1966 में। फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू क्या होते हैं? ये फाइनेंशियल कमिश्नर की पोस्ट कब आई ये भी हम आगे देखेंगे। फाइनेंशियल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू 1966 में बोला कि 1958 के जो कल्टीवेटर थे LB 6 वाले, उनको S432 के तहत हम बना रहे हैं मालिक। तो लैंड ओनरशिप राइट इन दोनों के तहत मिलेंगे। ठीक है, पहला जो LB 6 था उसने सिर्फ और सिर्फ देखा सरकारी जमीन किस किस के पास है, कौन कौन कल्टीवेट कर रहा है। उसके 8 साल के बाद बोला कि हम सरकारी जमीन है, हम इनको मालिक बना रहे हैं, आप ही हो मालिक।
तो ये लैंड रिफॉर्म आपने देख लिया, ठीक है। किसने लाया? फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1966 में। क्या था इसमें? इसमें बोला कंटिन्यूज कल्टीवेशन ऑफ लैंड सिंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस किए, 1957-58 से लेके आज तक मीन 66 तक बराबर कल्टीवेट किया होना चाहिए। लैंड वायलेशन के लॉज को वायलेट ना किया होना चाहिए लैंड लॉज को। मींस ऐसा नहीं है कि दूसरी तरफ से उसके पास 100 कनाल से ज्यादा लैंड है, 100 नहीं, अभी 182 है, क्योंकि अभी 176 नहीं आया, ठीक है। उसके पास कोई और जमीन नहीं होना चाहिए, वो लैंड लेस होना चाहिए, लैंड एग्रीकल्चर होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हजारों केस चल रहे हैं आज भी जम्मू एंड कश्मीर में। लैंड एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर ही होनी चाहिए। कमर्शियल लैंड पे S432 LB6 नहीं लगेगा, रेजिडेंशियल लैंड पे नहीं लगेगा, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं लगेगा। क्या केस चल रहे हैं आज भी? बहुत सारे केस चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस S432 LB6 का सहारा लिया और जंगलात की जमीनें अपने नाम करवा दी झूठे तरीके से। तो जंगलात की जमीन नहीं हो सकती, वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड ही होनी चाहिए, ठीक है। नोट, फिर से मैंने याद करवाया आपको, S432 जो था इसने एक रास्ता दिखा दिया LB6 वाले लोगों को कि आप को मालिकाना हक दे रही है, ओनरशिप राइट दे रही है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। टेबल में कंपेयर कर लेते हैं। LB6 कब आया? 1958 में। S432 1966 में। इसने सिर्फ रिकॉग्नाइज किया कि पोसेशन किसके पास है लैंड की, इसने ओनरशिप दे दी, ठीक है, जिनके पास पोसेशन थी 57 से 66 तक। ये एक रेवेन्यू का सिंपल सर्कुलेशन था, ठीक है। लगान बिल नंबर 6 था, ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर था S432। इसमें टेनेंट जो थे अपनी मर्जी से जो कल्टीवेट कर रहे हैं वो एंट्री करा रहे थे कि आप कल्टीवेट कर रहे हो, करोगे, एंट्री करो, ठीक है। अगर किसी ने नहीं करनी तो वो मत करे, उसको छोड़ दे जमीन। यहाँ फुल मालिकाना हक मिल गए। कंडीशंस थी कि वो लैंड सीलिंग से अबव लैंड नहीं होनी चाहिए, लैंड लेस लेबरर होना चाहिए, ये लैंड ना तो फॉरेस्ट हो, ना ये लैंड कमर्शियल हो, ना ये लैंड रेजिडेंशियल हो, एग्रीकल्चर हो, खेती बाड़ी होती हो। स्टेट लैंड थी यहाँ, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट लैंड के ऊपर खेती बाड़ी की, कल्टीवेशन की, अब ये एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। मस्ट बी कल्टीवेटिंग सिंस खरीफ 1957 से ये करता हो, जो गर्मियों में क्रॉप लगती है। इसमें 57 खरीफ से लेके 1966 तक अगर करता है तो मालिक बना देंगे। आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है, हाँ, हमें विजिबल इंपॉर्टेंस दिखती है आज की जमाबंदी में, आज के लैंड रिकॉर्ड्स में ये चीजें मेंशन है जमाबंदी में, लैंड रिकॉर्ड्स में, कि इसको मालिकाना हक किससे मिले थे? बिग लैंड एबॉलिशन एक्ट से मिले थे या S432 LB6 से मिले थे? आज भी है, आज भी बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट चल रहे हैं, इनहेरिटेंस डिस्प्यूट चल रहे हैं, ओनरशिप क्लेम्स चल रहे हैं। आगे एक एक्ट आएगा रोशनी एक्ट, उसने भी, रोशनी एक्ट ने इस LB6 का सहारा लेके बहुत सारी जमीनें मालकी करवा दी। क्या था रोशनी एक्ट? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा। रोशनी एक्ट का पूरा नाम पहले पता होना चाहिए, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड एक्ट 2001 या जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स। मीन कोई लैंड है, किसी ने ऑक्यूपाई की हुई है, उसको मालिकाना हक दिए जा रहे हैं 2001 में। 2001 तक भी अगर कोई मालिक नहीं बना, कोई सरकारी जमीन किसी के कब्जे में है, तो हम उसको जमीन के मालिकाना हक देंगे। तो इस एक्ट को बोला गया रोशनी एक्ट। ये रोशनी एक्ट क्यों बोला गया आपके दिमाग में आता होगा, ठीक है। अभी हम बात करेंगे रोशनी एक्ट क्या है। एक्ट का पूरा नाम पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट 2001 एक्ट का ओरिजिनल नाम है। कुछ बुक्स में लिखा है जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट एक्ट, ऐसा नाम नहीं है, याद रखना, वो गलत है, लिखा है कुछ जगह, मैंने देखा है। ये एक्ट कब आया? 2001 में। जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली लेकर आई। इसका निक नेम रखा गया रोशनी एक्ट। रोशनी मीन्स लाइट। क्यों? क्योंकि सपोज करो कुछ सरकार को पता चला कि बहुत सारी लैंड है, सरकारी लैंड है, वो लोगों ने कब्जा की हुई है और लोग उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो अनाज उगा रहे हैं, तो हम उनको निकालेंगे नहीं, हम उनको मालिकाना हक देंगे, उसके बदले में हम उनसे पैसे लेंगे, जमीन की कंडीशन के हिसाब से
अलग अलग रेट होंगे। जैसे जम्मू सिटी में अगर कोई ज़मीन है उसका ज़्यादा रेट होगा, कहीं पुंछ के बॉर्डर पे कोई ज़मीन है उसका कम होगा। तो ज़मीन का हम पैसा लेंगे, जो पैसा होगा वो सरकारी खजाने में जमा होगा और उससे हम बनाएंगे बिजली, और बिजली देगी रोशनी, इसलिए नाम आया रोशनी एक्ट। तो निक नेम क्या था? रोशनी एक्ट। जो रेवेन्यू जनरेट होगा ट्रांसफर ऑफ लैंड ओनरशिप के थ्रू, उसको हम फंडिंग करेंगे पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जो अलग अलग जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट चलेंगे हमारे रिवर्स के ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स में वो पैसा लगाया जाएगा और उससे रोशनी आएगी, इसलिए रोशनी एक्ट। गोल था क्या? जो लोगों ने इलीगल तरीके से एनक्रोच की हुई है लैंड, जैसे जम्मू के आसपास हो गया, जम्मू नगरोटा, ये अपने बठिंडी, सिदरा, इस एरिया में लोगों ने अगर ज़मीनें एनक्रोच की हुई हैं तो उनको मालिकाना हक दे दो। आज भी जैसे जम्मू कश्मीर में आपने देखा है, बठिंडी में बहुत बड़ा इशू है, फॉरेस्ट की लैंड है, स्टेट लैंड है, लेकिन लोग मालिक बन के बैठे हैं। तो सरकार कुछ ना कुछ लाएगी इनके लिए, इनको निकालेगी तो नहीं। तो ऐसे टाइम टू टाइम लैंड रिफॉर्म्स या एक्ट्स या कानून आते रहते हैं। तो इनको मालिकाना हक दे दो, इनसे पैसे ले लो, इस पैसे से हम बनाएंगे बिजली, ऐसा सरकार ने बोला। क्या प्रोविजन थी? एलिजिबिलिटी देखते हैं। इन्होंने बोला 1990 1990 से पहले या 1990 या इससे पहले जितने भी लोगों के पास अनअथराइज्ड गलत तरीके से सरकार की जमीन एनक्रोच की हुई है, उनको हम मालिकाना हक देंगे। पहले बोला था 1990, बाद में ये अमेंड हुआ और 2004 बोल दिया गया कि 2004 से पहले जिसके पास भी सरकारी जमीन है उसको भी हम मालिकाना हक देंगे रोशनी एक्ट के तहत। ठीक है, एप्लीकेबल टू अनअथराइज्ड ऑक्यूपेंट स्टेट लैंड के। 1990 से पहले और बाद में बोला 1904 से पहले। इसमें कौन होंगे? इंडिविजुअल बेनिफिशियरी होंगे, इंस्टीट्यूशंस के पास अगर कोई लैंड है वो भी हो जाएगी, बिजनेस वाली भी हो जाएगी। ये बाद में चीजें इंक्लूड की, पहले तो नहीं थी, बाद में यहाँ करप्शन हुई, इसमें अपने बेनिफिट के लिए ये एक्ट बनाया गया, जिसकी वजह से आज ये एक्ट नहीं है। तो ओनरशिप राइट कैसे होगी? ऑक्यूपेंट्स को ओनरशिप राइट दी जाएगी लैंड के ऊपर और उनको उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे मार्केट रेट के हिसाब से। जो पैसे आएंगे वो लैंड की टाइप से होंगे। अगर शहर की जमीन है ज्यादा पैसे, गांव की है कम पैसे, रेजिडेंशियल है तो ज्यादा पैसे, कमर्शियल है ज्यादा पैसे, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो बहुत कम या फ्री में। ठीक है, लैंड की वैल्यू अलग अलग कैटेगरी बनाई गई जो ऊपर मैंने बताई है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे कम पैसे रखे गए, नॉमिनल रेट्स या फ्री ऑफ कास्ट। मतलब गांव में कोई बिल्कुल खेती बाड़ी की जमीन है तो फ्री ऑफ कास्ट थोड़े बहुत पैसे जमा करवा दो, सरकारी फीस 2, 4, 500 तो वो हो जाएगी। बाकी जमीन के हिसाब से रेट रखेंगे। जो फंड्स जनरेट होगा वो पावर डेवलपमेंट फंड में डिपॉजिट किया जाएगा और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम रोशनी पड़ा। बाद में इसमें अमेंडमेंट हुए, हाँ 2001 में ये एक्ट आया, 2004 में भी अमेंडमेंट हुआ, 2007 में भी हुआ। इसमें बोला गया पहले 1990, बाद में बोला गया 2004 या इससे पहले जिसके पास भी सरकारी लैंड है वो रोशनी एक्ट से मालिकाना हक ले सकता है। ये रिवाइज किया गया। इसके क्रिटिसिज्म हुए, दबा के क्रिटिसिज्म हुए, यहाँ आरोप लगे करप्शन के, इरेगुलरिटीज के। स्टेट लैंड थी करोड़ों की स्टेट लैंड जो थी वो लोगों ने अपने नाम करवा ली। ठीक है, बड़े बड़े लैंड माफियाज ने इस एक्ट का सहारा लेके सरकारी जमीनों पे कब्जे कर लिए और थोड़े बहुते पैसे देके मालिक बन गए और बाद में बड़ी बड़ी अमाउंट से बेची। जम्मू सिटी में हर जगह पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंशियल पर्सन, इसके ऊपर कंप्लेंट्स हुई काफी सारी, ऑडिट करवाया गया। 2004 में कैग ने अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी, पब्लिक रेवेन्यू का बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने, वायलेशन किया है कानून का। ठीक है, और पैसा जो था वो काफी ज्यादा जमा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसको देखते हुए, कैग की रिपोर्ट को देखते हुए 2018 में सत्यापाल मलिक हमारे एलजी थे, उन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, ये इलीगल है, इसका मिसयूज हुआ है, ये एक्ट जो है ये खत्म है। लोग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, करोड़ों की जमीनें जिन्होंने हड़पी थी, वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट का फैसला आता है अक्टूबर 2020 में, तो कोर्ट ने बोला जी हाँ 100% यहाँ घोटाला हुआ है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वाइड है। कोर्ट ने बोला इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए
और जिन जिन लोगों ने जमीन हड़पी थी उनके नाम पब्लिक कर दिए गए, उनके नाम पब्लिक करने के लिए बोला, और बोला सरकार को कि ये जमीन जो है इन लोगों से वापस लो, ये सरकारी लैंड है। ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन क्या थी इसकी? इंटेंशन पॉजिटिव थी कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, अगर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं तो उनको लैंड दे दो, मालिकाना हक दे दो। बट हुआ क्या? लैंड ग्रैबर्स को बेनिफिट मिल गया, मिसयूज किया लैंड का। एस्टीमेट था 25,000 करोड़ रुपया जमा होगा, 25,000 करोड़, और इससे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स चलेंगे। लेकिन 25,000 करोड़ के बदले सिर्फ 75 से लेके 100 करोड़ भी मुश्किल से नहीं कलेक्ट हुआ। ठीक है, तो बेड़ा गर्क कर दिया रेवेन्यू का। आज के टाइम में ये एक्ट नहीं है, स्क्रैप हो चुका है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रही है, और लैंड जो है, सरकारी लैंड जो है वो सरकार ने कुछ रिट्रीव कर ली है, कुछ कर रही है। देख लेते हैं ब्रीफ में इसकी समरी। क्या नाम था एक्ट का? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप ऑक्यूपेंट 2001 रोशनी एक्ट। ठीक है, 2004 में अमेंड हुआ। पहले कट ऑफ डेट थी 1990, बाद में 2004 रखी गई कट ऑफ डेट। पर्पस क्या था? पैसा आएगा बिजली के प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। 2018 में सत्यापाल ने रिपील कर दिया और कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। 2020 में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की, चीजें हमने ये पढ़ ली। चलिए आगे मूव करते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट की। ये हैज सच आपके सिलेबस में नहीं है, बट आज जो भी आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड मिलता है, आज जो जम्मू एंड कश्मीर में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड हैं, उनका कहीं ना कहीं मेन बेस जो है या फादर है वो यही है। क्या है ये? जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवाद 1996। अब आपके दिमाग में होता होगा कि ये 1996 में आया क्या? नहीं, पीछे क्या लिखा है? संवाद या संवत। कौन था संवत? विक्रम संवत, पता है? हिस्ट्री पढ़ी है आपने? तो विक्रम आदित्य ने शक रूलर को हराया था। कब हराया था? याद करो जरा। 57 एडी में विक्रम आदित्य ने हराया था, 57 एडी में। आज क्या है? आज 2025 एडी है। ठीक है, तो जिस दिन विक्रमादित्य ने शक रूलर्स को या शाकाज को हराया था, उस दिन से उन्होंने एक कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिस कैलेंडर का नाम था संवाद कैलेंडर या विक्रम संवाद कैलेंडर। ठीक है, जो इंडिया का हिंदू का ट्रेडिशनल कैलेंडर कहा जाता है, हिंदू ट्रेडिशनल कैलेंडर। कौन सा? जिसमें याद करो, जिसका फर्स्ट मंथ कौन है? चैतर, चैत, बैसाख, जेठ, हाड़, सावन, भाद्रा, ऐसा है ना? सबको याद है या नहीं? किस किस को याद है ये सारे 12 महीने? ये वाला जो देसी कैलेंडर है, ये कैलेंडर संवाद कैलेंडर है। ये कब आया था? ये आया था कब? 57 एडी में। तो 57 एडी बोले, आज अगर आप निकालेंगे संवाद कैलेंडर की डेट तो कैसे निकलेगी? आज कितना है? 2025। बट ये आया कब था? 57 में, 57 एडी में। मीन्स 57 इसमें और ऐड करेंगे हम, 57 ऐड करेंगे। 57 ऐड किया तो कितना हो गया? 7 5 12, 5 2 7 1 8, 2082। तो आज विक्रम संवाद का कौन सा ईयर चल रहा है? आज 2025 चल रहा है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का। जो हम ये कैलेंडर यूज कर रहे हैं ये अंग्रेजों का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत 1 एडी से होती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की 1 एडी से होती है। जब क्या हुआ था? जब क्राइस्ट पैदा हुए थे, ईसा पैदा हुए थे। ठीक है, 1 एडी में। तो संवाद कैलेंडर 282 है इस टाइम, 282 है। तो अब क्या है इस एक्ट का, इसके साथ लेना देना? इस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट संवाद 1996। 1996 का मतलब क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? 1996 ये देसी महीना है, तो 57 इससे कम करेंगे। तो 57 कम करेंगे तो क्या होगा? 1938 की बात हो रही है, 1938 की बात हो रही है। तो 1939 की बात हो रही है, सॉरी 1939 की बात हो रही है। ठीक है, कैसे? ये है 1996, तो इसमें से हम 57 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आ जाएगा 1939। याद करो 1939 में क्या हो रहा था इंडिया में? इंडिया में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। ठीक है, 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। 1939
1909 से लेके 1945 तक चला था। इसके बीच 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी। जम्मू एंड कश्मीर में क्या था? जम्मू एंड कश्मीर में तब महाराजा हरि सिंह का रूल था। तो ये एक्ट लाने वाले थे महाराजा हरि सिंह। 1996 संवाद या 1938 एडी। एक चीज ये याद रखनी है, इसमें जो चीजें याद रखनी है हम वही बात करेंगे। टू कंसोलिडेट एंड एम, क्या करना है? जो लैंड लॉज हैं उनको जो लैंड लॉज हैं, लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड, लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेटेड, सेटलमेंट सर्वे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीजों को कंसोलिडेट करना। क्या? टू कंसोलिडेट लैंड लॉज रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट सर्वे, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या थी? असेस करना, टू रेगुलेट असेसमेंट को रेगुलेट करना, और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। भाई लैंड है, लोगों के पास है, जागीरदार के पास है, वहां कुछ रेवेन्यू आता होगा, कितना रेवेन्यू आता है, उन चीजों को का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एक ट्रांसपेरेंट वे में मेंटेन करना लैंड का रिकॉर्ड और रेवेन्यू रजिस्टर्स को मेंटेन करना। एक हायरार्की एस्टेब्लिश करना रेवेन्यू ऑफिसर्स की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्या? टू एस्टेब्लिश हायरार्की ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। ये पॉइंट पे जो हायरार्की थी वो आज भी है इंडिया में। अभी हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं हम। टू प्रोवाइड सेटलमेंट एंड सर्वे ऑपरेशन, बाउंड्री डिस्प्यूट है लैंड के, लैंड क्लासिफिकेशन, ऑक्यूपेंसी राइट्स, सारी चीजें। मतलब आज क्या है, आप दो भाइयों के बीच में लैंड की के डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करता है? तहसीलदार को एप्लीकेशन देते हो, पटवारी आता है, मौके पे वो देखता है किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, किसका नाम किस नकल में है। ये सारी चीजें जो हैं ये इस एक्ट ने कंसोलिडेट की थी, 1939 के एक्ट ने। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल कमिश्नर, ये हाईएस्ट अथॉरिटी होगी रेवेन्यू मैटर्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी है। हाईएस्ट अथॉरिटी इन रेवेन्यू मैटर कौन है? फाइनेंशियल कमिश्नर है। उसके बाद डिविजनल कमिश्नर आएगा जो एक डिवीजन लेवल पे होगा। उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर होगा जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होगा। उसके नीचे एसीआर होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, फिर तहसीलदार होंगे और उनके नीचे पटवारी होंगे। ठीक है, तहसील लेवल पे तहसीलदार होंगे, और लैंड रिकॉर्ड्स को गांव के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे कौन मेंटेन करेगा? पटवारीज करेगा। अभी पटवारीज की रिक्रूटमेंट हुई है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा हायरार्की से। तो सबसे ऊपर कौन है? डिविजनल कमिश्नर। सबसे नीचे कौन है? पटवारी। फिर डिप्टी कमिश्नर, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो कलेक्टर है। फिर एसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर। आपने देखा है ना, कोई आप घर में कहीं डिस्प्यूट होगा तो आप क्या बोलोगे? पटवारी को बोलोगे, पटवारी आएगा। मतलब दो भाइयों हैं, आपके चाचे में और आपके पापा की लैंड के बीच में डिस्प्यूट है, तो आपने तहसीलदार को एप्लीकेशन दी, तो तहसीलदार क्या करेगा? तहसीलदार लिखेगा नायब तहसीलदार की तरफ। नायब तहसीलदार अपने पटवारी को बोलेगा मौके पे जाओ और देखो, स्पॉट विजिट करो और देखो, और लैंड रिकॉर्ड में देखो, रिकॉर्ड में किसकी जमीन है, और वहां जाके मैप देखो क्या है एक्चुअल पिक्चर। तो यहाँ चीजें हल हो जाती हैं। अगर नहीं हल होती तो तहसीलदार का एक कोर्ट है, वहां केस चलता है। अगर यहाँ नहीं होती तो इससे ऊपर एसीआर के कोर्ट में केस चलते हैं, वहां से डिप्टी कमिश्नर का कोर्ट होता है, और सबसे बड़ा होता है जो डिवकाम, डिविजनल कमिश्नर, देखा होगा आपने। तो ये चीजें हैं। उसके बाद जब 370 एब्रोगेट हो गया 2019 में, उसके बाद दिस एक्ट कंटिन्यू टू फंक्शन, आज भी ये फंक्शन करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बट इज नो सब्जेक्ट टू अमेंड्स एंड इंटीग्रेशन। आज ये सेंट्रल लॉज के साथ इंटीग्रेट होकर चल रहा है, बट कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रहा है। आज सरकार हमारी ने हमारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया है। किसके अंडर? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड और मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, इसके तहत हमारा जितना भी रिकॉर्ड है ये सारे का सारा डिजिटलाइज हो चुका है। सब ऑनलाइन आप अपनी सारी नकल्स देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड कौन कौन से होते हैं? जमाबंदी होती है, गिरदावरी होती है, म्यूटेशन रजिस्टर होता है, शजरा होता है, ये सारी चीजें होती हैं। टफ लग रही हैं, कोई बात नहीं, अभी आसान लगेंगी, नीचे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, जमाबंदी देख लेते हैं पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से जो जो सवाल आएंगे वो हम
आपको बता देंगे, आपको याद रखना है। जमाबंदी क्या है? एक नकल, पटवारी के पास जाते हैं, हम कहते हैं जी जमाबंदी की नकल दो। क्या है ये? जमाबंदी की नकल होती है ना। जमाबंदी को कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR। ROR की फुल फॉर्म क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किसको कहते हैं? जमाबंदी को। जमाबंदी को मिसल हकीयत भी कहते हैं। उर्दू में कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं जी मिसल हकीयत की नकल लेके आओ। कभी कोई आपने घर बनाना है, बैंक से लोन लेना है, कोई स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो कहते हैं जी एक मिसल हकीयत लेके आओ। आगे भी नकलें होती हैं, वो बात करेंगे। मिसल हकीयत के लिए बोलते हैं। मिसल हकीयत का मतलब क्या समझना है आपने? मिसल हकीयत मीन्स ROR। ROR मीन्स रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और इसी को कहते हैं जमाबंदी। ठीक है, मिसल हकीयत, ROR, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या जमाबंदी सेम है। कितने सालों में प्रिपेयर की जाती है? 4 सालों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमाबंदी हर 4 सालों में अपडेट होती है। जमाबंदी हर 4 साल के बाद आपकी ज़मीन की अपडेट होती है। इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड्स होते हैं ओनरशिप राइट के, मालिक कौन है, एक्चुअल में कल्टीवेट कौन कर रहा है, और रेवेन्यू डिटेल्स होती है इसमें। ठीक है, नेम्स, लैंड होल्डर, कौन बंदा है जो जिसके पास ये लैंड है, ये लैंड कैसी है, एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल है, कितनी कनाल, कितने मरले है, कौन सी इसमें क्रॉप उगाई जाती है, इसमें क्या रेवेन्यू पेएबल, सारी चीज़ें इसमें डिटेल में मेंशन होती हैं। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है इससे। जमाबंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट, मिसल हकीयत सेम चीज़, 4 सालों में अपडेट होती है। मेन इंपॉर्टेंट नकल होती है, ये मेन इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है जो आपकी ओनरशिप को डिसाइड करता है। ओनरशिप जो जमाबंदी में है वही बंदा है ओनर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है गिरदौरी, 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 गिरदावरी, ये सब सेम चीज़ है। गिरदौरी, गिरदौरी का मतलब क्या है? गिरदौरी मीन्स हार्वेस्ट इंस्पेक्शन रजिस्टर। हार्वेस्ट मीन्स फसल लगाई हुई है, फसल की हार्वेस्टिंग हो रही है और पटवारी मौके पे आके एंट्री कर रहा है। ठीक है, ये कितनी बार प्रिपेयर की जाती है? जैसे मिसल हकीयत हर 4 साल बाद अपडेट होती है, ये साल में 2 बार अपडेट होती है। इसमें साल में 2 एंट्रियां होती हैं। कौन कौन सी? रबी, पहले खरीफ कर लो, खरीफ गर्मियों की, खरीफ की क्रॉप्स, जब आपने फसलें लगाई हैं, फसलें लगी हुई हैं, फसलें काटनी है, पटवारी एंट्री करेगा खरीफ सेशन में। उसके बाद रबी में फिर से करेगा। तो साल में 2 बार एंट्री होती है गिरदौरी में। क्या ये ज़मीन जो है ये मिस्टर एक्स की है, मिस्टर एक्स की है, मिस्टर एक्स खरीफ में भी मिस्टर एक्स की एंट्री करता है, रबी में भी करता है, ये इसमें चीज़ें हैं। एक्चुअल कल्टीवेटर कौन है, क्रॉप कौन सी उगाई है, ये 2 चीज़ों की डिटेल होती है। क्या क्या होती है? इसका कल्टीवेटर कौन है और साल में कौन कौन सी क्रॉपें हैं, खरीफ में कौन है, गर्मियों में, सर्दियों में कौन सी है, कौन मेंटेन करता है। आपके घर जाएंगे, स्पॉट विजिट करेंगे, पटवारी का काम है फील्ड को इंस्पेक्ट करके हर 6 महीने में इसकी एंट्री करना, आइडेंटिफाई करना किसके पोसेशन में है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नकल होती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लैंड रिकॉर्ड है। नकल इसलिए बोल रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं उर्दू में है, और वो आज से उर्दू में नहीं है। याद रख करो, ये एक्ट कब आ रहा है? 1939 में। 1939 से आज तक रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। और ये सारे के सारे रिकॉर्ड महाराजा हरी सिंह के टाइम से 1939 से जो अवेलेबल हैं ये उर्दू में है। इसको यही रेवेन्यू ऑफिसर देखते हैं। सबसे नीचे मेन रोल है पटवारी और नायब तहसीलदार का। अभी नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट हो रही है और उर्दू कंपलसरी क्यों है? क्योंकि 1939 से लेके आज तक सब रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में है। कितनी खतरनाक टाइप की उर्दू लैंग्वेज होती है। अगर एक ऐसा पर्सन नायब तहसीलदार लग जाएगा जिसको उर्दू की नॉलेज नहीं होगी तो वो पूरे का पूरा पटवारी पे डिपेंड हो जाएगा। अब पटवारी उसमें कुछ भी गड़बड़ी कर सकता है, कोई किसी चीज में भी वायलेट कर सकता है। ठीक है ना, करप्शन हो सकती है। जब अगर सपोज करो उर्दू हटा दिया जाता है नायब तहसीलदार से तो सारा काम पटवारी पे डिपेंड हो जाएगा। कल को पटवारी वाले कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब हमारा उर्दू भी हटा दो, तो फिर पटवारी को भी असिस्टेंट रखना पड़ेगा, नायब को भी असिस्टेंट रखना पड़ेगा, तो पूरे रिकॉर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी स्टे लगा है बट इस उर्दू का कोई भी तोड़ नहीं है। अगर नॉन उर्दू वालों को अलो किया तो उनको या तो टाइम दिया जाएगा उर्दू सीखने का, या कोई कोर्स करवाया जाएगा, या उनको अलो नहीं किया जाएगा। इस देख के ही जो भी डिसीजन लिया जाएगा। मैटर अभी कोर्ट में है। बट नायब तहसीलदार और पटवारी उर्दू के बगैर
काम कर ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। आज अगर लैंड रिकॉर्ड को इंग्लिश में बदला जाए 1937 से लेके आज तक का, तो वो भी इम्पॉसिबल है। ऐसा ऐसा लैंड रिकॉर्ड है कि आप जाके देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, तो जमाबंदी देख ली हमने, हर 4 साल के बाद, मिसल अकीद कहते हैं इसको, रिकॉर्ड ऑफ राइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गिरदौरी कितनी बार अपडेट होती है साल में? 2 बार। कौन करता है? पटवारी करता है। क्या है मेन चीज? कौन सी क्रॉप है, कौन सा बंदा इसका ऑक्यूपेंट है, कल्टीवेटर है। उसके बाद है म्यूटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन या इंतकाल रजिस्टर। इंतकाल वैसे मरने को कहते हैं ना, तो जब कोई पर्सन मरता है उसके बाद भी ये चेंज होता है, बट सिर्फ मरने के बाद ही नहीं, और भी चीजें हैं। तो म्यूटेशन क्या है? इंतकाल। ये है रिकॉर्ड इसका, इसी के बेस पे ओनरशिप चेंज होती है। याद रखना, म्यूटेशन या इंतकाल का रिकॉर्ड बदलेगा तो मिसल हकीयत भी बदलेगी। ठीक है, मिसल हकीयत थी ना ओनरशिप को जो डिसाइड कर रही थी। गिरदौरी तो सिंपल है कि किसके कब्जे में है, कौन कल्टीवेशन कर रहा है, और कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप या खरीफ क्रॉप, 2 चीजें मेंशन होती हैं बस। ठीक है, तो लैंड रिकॉर्ड्स चेंज होते हैं, ओनरशिप चेंज होगी तो लैंड रिकॉर्ड चेंज होंगे। कैसे? लेट अस सपोज आपके पास 20 कनाल जगह है, आपको पैसों की जरूरत है, आपने 1 कनाल बेच दी, 1 कनाल लेट अस सपोज मैंने खरीदी, तो इसके ऊपर अब इस जमीन की मिसल हकीकत के ऊपर भी आपका नाम था, इसकी गिरदौरी के ऊपर भी आपका नाम था, इसकी म्यूटेशन के ऊपर भी नाम था। तो सबसे पहले क्या बदलेगा? म्यूटेशन बदलेगा। सेल डीड होगी मेरे और आपके बीच में, या आप मुझे गिफ्ट कर दोगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद म्यूटेशन, मुझे अपना इंतकाल चढ़वाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं म्यूटेशन। उस म्यूटेशन के बेस पे चेंज आएगी मेरे किसमें? जमाबंदी में चेंज उसके बेस पे आएगी बाद में। बट मेन क्या है? मेन है म्यूटेशन। आपने जमीन खरीदी, उसकी आपने रजिस्ट्री करवा ली, वो रजिस्ट्री भी वैलिड नहीं है, कोर्ट में केस चला जाएगा, आपकी जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। पहले तो सेल डीड होगा, रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, एसीआर के आगे या रजिस्ट्रार जिसके आगे भी जो भी असाइन होगा। उसके बाद आपको एंट्री करवानी है अपनी म्यूटेशन में। म्यूटेशन में आपने अपना इंतकाल चढ़वाना है, कहते हैं जी मैंने इंतकाल चढ़वाना है, उससे आप मालिक बन जाओगे। तो जब कोई सेल करता है तब म्यूटेशन अपडेट होती है, जब कोई गिफ्ट करता है या इनहेरिटेंस, पेरेंट्स हैं तो उनकी डेथ के बाद अब उनके बच्चों में जब ज़मीन चढ़ती है तब इंतकाल चढ़ता है उनका, या मॉर्गेज होता है, जब आपने लोन वगैरह लिया, गिरवी रखना या कुछ पैसा ले लिया किसी से तब, या कोर्ट की डिक्री। ठीक है, लेकिन मेन आपने याद रखना है सेल, गिफ्ट डीड, इनहेरिटेंस। म्यूटेशन एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और म्यूटेशन एंट्रीज के बेस पे जमाबंदी, आरओआर, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं वो अपडेट होते हैं, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद खसरा गिरदौरी। खसरा गिरदौरी क्या है? खसरा गिरदौरी ये फील्ड वाइज रिकॉर्ड होता है, कल्टीवेशन और यूज का, क्रॉप कौन सी है, टाइप ऑफ इरिगेशन है, नेम ऑफ कल्टीवेटर है, तो लिंक विद रेवेन्यू असेसमेंट। तो ये नॉर्मल है, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इसी के बेस पे आगे चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट खसरा नंबर। हर जमीन का एक खसरा नंबर अटैच होता है, हर जमीन के ऊपर एक प्लाट नंबर होता है जिसको खसरा नंबर कहते हैं। खसरा नंबर क्या है? प्लाट नंबर। आपकी जमीन है लेट अस सपोज 412 खसरा नंबर, आपके पड़ोस में एक पर्सन है उसका नाम श्यामलाल है, उसका खसरा नंबर 413 है। तो ऐसे खसरा नंबर अलाटेड होते हैं। ठीक है, खसरा नंबर क्या है? ये यूनिक नंबर है हर प्लाट के लिए, स्पेसिफिक लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है, लैंड डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए एक यूनिक नंबर होता है। उसके बाद एक है लाल किताब, नाम सुना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लाल किताब मीन्स विलेज नोटबुक कहते हैं, या रेड बुक। ये कौन मेंटेन करता है? कंटेंट जनरल इंफॉर्मेशन होती है इसमें, साइल की क्लासिफिकेशन, किस टाइप की साइल है, यहाँ इरिगेशन कैसी है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, बारिश का पानी है या कैनाल से आ रहा है या क्या है, एरिया की स्टैटिस्टिक्स, यूज्ड फॉर सेटलमेंट एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस कहीं मैच के लिए कुछ आए पता होना चाहिए, रेड बुक क्या है, लाल किताब क्या है। तो लैंड रिकॉर्ड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यही होते हैं। जमाबंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मिसल हकीयत 4 सालों में अपडेट होती है, और ओनरशिप, रिकॉर्ड ओनरशिप इसमें होता है। उसके बाद गिरदौरीज जो 2 बार होती हैं, खरीफ और रबी में पटवारी करता है, 2 बार करता है। फिर मालिकाना हक चेंज कैसे होते हैं? सेल में, गिफ्ट डीड में या इनहेरिटेंस में, म्यूटेशन या इंतकाल। ये तो आपने याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट नकल, सबसे बड़े वाली जमाबंदी, फिर
म्यूटेशन, गिरदावरी, हर जगह यही आपको काम देंगे। खसरा नंबर, हर जमीन का एक प्लाट नंबर होता है। लैंड रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या रहे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जो जो लैंड रिफॉर्म पढ़े हैं उनके हमने इम्पैक्ट पढ़े हैं, ठीक है, फिर भी हम हल्के से देख लेते हैं। सोशल इक्विटी, ठीक है, गरीब लोगों को, मार्जिनलाइज लोगों को उनके मालिकाना हक मिल के, इससे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ, लैंड ओनरशिप हुई, रूरल इकानमी बढ़ी, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, शेख अब्दुल्ला ने ये काम लाए तो इसकी पार्टी को एक स्टेबिलिटी मिली, वन पार्टी डोमिनेट होकर लंबे टाइम तक रही। और क्या हुआ, पूरे इंडिया के लिए एक मॉडल मिल सामने आया, जिसके द्वारा हम लैंड लॉर्डशिप को ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। लैंड टू टिलर प्रिंसिपल को पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते थे हम, कंपनसेशन के बगैर कैसे कैसे हमने लैंड लॉर्डों से ज़मीन ले ली। इसमें चैलेंजेस भी थे, लैंड लॉर्ड ने रेजिस्ट किया, लड़ाइयाँ लड़ी गई, ठीक है, एक्स्ट्रा लैंड लेने के लिए, कोर्ट में केस हुए, इम्प्लीमेंटेशन इशू हुए, काफ़ी जगह प्रॉब्लम आई, रिकॉर्ड में मतलब गड़बड़ियाँ हुई, डिले हुआ इम्प्लीमेंटेशन में। जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, पैट्रियार्कल नाम से हैं तो मेल मेंबर को ही मिलेगी। इकोनॉमिक लिमिटेशन, redistribution alone did not allows lead to significant agriculture growth, lack of credit access, तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 370 खत्म हुआ, जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना, और ये सारे के सारे जो एक्ट थे कुछ अमेंड हुए, रिपील्ड हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज भी चल रहे हैं। आज क्या है, आज नॉन रेजिडेंट जो हैं वो यहाँ लैंड नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। 370 खत्म हो गया, इंडिया का हर बंदा, बाहर का बंदा यहाँ आके लैंड ले सकता है, बाई कर सकता है, नॉन रेजिडेंट लैंड बाई कर सकते हैं, 2019 तक नहीं कर सकते। बट एग्रीकल्चर लैंड का प्रोविजन आज भी है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं बाई कर सकते, ऐसी बात है, ठीक है। और डेमोग्राफिक चेंजेस, लैंड एलिनेशन, ये चीज़ें हमने कर ली, ठीक है। हाँ, आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, आप फीडबैक नहीं देते तो फिर जल्दी दूसरा लेक्चर आता नहीं है, व्यूज़ कम आते हैं तब भी मैं ढीला हो जाता हूँ। तो आप जितना पॉजिटिव रिस्पांस देंगे तो लेक्चर मेरे दमादम आएंगे, ठीक है। इस लेक्चर के बाद ज़रूर फीडबैक देना कि कैसा लगा, क्योंकि ये जो स्पेशली लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये किसी के पल्ले नहीं पड़ते, पटवारी घुमाते रहते हैं दफ्तर टू दफ्तर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हमारे नोट्स अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके बाद 3 लेक्चर और आएंगे और जम्मू एंड कश्मीर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स, काफ़ी कुछ हम पढ़ा चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी प्लेलिस्ट चेक करें।